क्योंकि मेरा एम्बिशन क्लियर था कि मुझे एनडीए में ही जाना है, तो मैंने आज भी और उस टाइम भी सबसे बेस्ट एकेडमी लखनऊ में ऑफिसर्स एकेडमी चल रही थी एनडीए के लिए या फिर एयरफोर्स नेवी किसी भी डिफेंस की जॉब के लिए। तो मैंने फिर विदाउट एनी डाउट मैंने ऑफिसर एकेडमी में अपना एडमिशन लिया। यहाँ पे ऑफिसर एकेडमी से ही मेरे एक रिलेटिव हैं, वो भी यहाँ से ही सेलेक्ट हुए थे, उस टाइम एयरफोर्स में हुए थे, तो उन्होंने भी एडवाइस किया कि ऑफिसर एकेडमी में ही आपको जाना चाहिए। आप 2018 के बैच पे आप ज्वाइनिंग किए थे जी। 2018 बैच में ज्वाइनिंग करने के बाद अनुराग जी फिर कैसे क्या रहा पेपर प्रिपरेशन, चूँकि आपका जो सिलेक्शन हुआ 2021 के बैच का हुआ कोस्ट गार्ड, इस बीच इस ड्यूरेशन आपने क्या किया, क्या पेपर कैसे क्या किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मेरी लाइफ थोड़ी इजी नहीं थी, मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी थी ज़्यादा, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि अब मैं सीधा प्लेसमेंट लेकर के प्राइवेट जॉब ही करता हूँ, उसमें ज़्यादा वेलफेयर है मेरा। तो फिर उसके बाद मेरा क्या हुआ कि फिर से एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी, कोस्ट गार्ड का फॉर्म आया, तो मुझे फिर से 2021 के सेकंड में कोस्ट गार्ड का फॉर्म आया, तो फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी कि मैं इस बार थोड़ा सा कर लेता हूँ फिर से प्रिपरेशन। तो फिर से मैंने ऑफिसर एकेडमी में जाना शुरू किया, फिर से प्रिपरेशन करना शुरू किया, फिर से यहाँ पे मुझे अच्छा डायरेक्शन मिला, फिर से मैंने क्या किया, पेपर क्वालिफाई किया। तो जीडी तो मैंने जैसे ही दिया मुझे पता था कि मेरा तो क्लियर हो ही गया, क्योंकि जीडी मेरा बहुत अच्छा गया था। और ऊपर से मैंने यहाँ पे ऑफिसर एकेडमी में मैंने बहुत तैयारी की थी जीडी की, सर भी थे तो बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब डायरेक्ट किया था हमको कि जीडी में कब क्या कैसे बोलना है, तो मतलब मुझे तो क्लियर था कि मेरा तो हो ही जाना है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने इस प्लेटफॉर्म ऑफिसर एकेडमी में वेलकम करता हूं। आज कुछ खास है, और ख़ास ये है कि आज हमारे साथ एक खास बंदे हैं जिनका नाम अनुराग यादव है। ये क्या नाम है, ट्रेनिंग पूरा करके आए हैं मिलने के लिए। तो ये जर्नी इनकी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्या इनकी जर्नी रही, कहाँ से प्रिपरेशन किया, कहाँ से इंस्पायर हुई है ये, तो ये हैं अनुराग यादव जी। आइए मिलाते हैं इनसे। अनुराग यादव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस योर सिलेक्शन। और थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को, जो हमारे व्यूअर, जो स्टूडेंट हैं, कैसे प्रिपरेशन किया आपने, प्रिपरेशन कहाँ से की? जी सर, मैं 12th पास किया था केंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ लखनऊ से। अच्छा। तो मतलब वहाँ पे मैंने 12th पास किया 2018 के बैच से। फिर जैसे मैं जब यंग था तभी से, मतलब जब मैं 16 ईयर्स का था तभी से मुझे मतलब मेरा एम्बिशन क्लियर था कि मुझे डिफेंस में ही जाना है। एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपको कहाँ से इंस्पायरेशन मिली कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है या फिर सर्व करना है कंट्री के लिए? कहाँ से ये चीज़ इंस्पायरेशन मिली? स्टार्टिंग में जैसे मैं वीडियोस देखता था कि हाँ कोई इंसान है जो गोली चला रहा है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, वहीं से मुझे इंस्पायर हुआ कि मुझे डिफेंस में जाना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं वो भी डिफेंस में हैं, तो उनसे मुझे और इंस्पिरेशन मिली कि उनकी लाइफ बहुत एडवेंचरस है, बहुत अच्छी लाइफ है। तो वहाँ से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली। मुझे मतलब नॉर्मल लाइफ में अपनी जर्नी नहीं स्पेंड करनी थी, मुझे कुछ स्पेशल ही करना था, लेस ऑर्डिनरी लाइफ जीने की, इसलिए मैं डिफेंस में। आपने क्लास 12th कब पास आउट किया? जी मैंने 2018 के बैच से 12th पास आउट किया केंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ से। फिर उसके बाद से मैंने क्योंकि मेरा एम्बिशन क्लियर था कि मुझे एनडीए में ही जाना है, तो मैंने आज भी और उस टाइम भी सबसे बेस्ट एकेडमी लखनऊ में ऑफिसर्स एकेडमी चल रही थी एनडीए के लिए या फिर एयरफोर्स नेवी किसी भी डिफेंस की जॉब के लिए। तो मैंने फिर विदाउट एनी डाउट मैंने ऑफिसर एकेडमी में अपना एडमिशन लिया, और यहीं से मैंने अपनी यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट की। मतलब आप ऑफिसर एकेडमी 2018 में पास आउट हुए क्लास 12, तो उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे ऑफिसर एकेडमी से ही मेरे एक रिलेटिव हैं, वो भी यहाँ से ही सेलेक्ट हुए थे उस टाइम एयरफोर्स में। मेरे वो सगी मौसी के लड़के लगे, तो वो भी यहीं से सेलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने भी एडवाइस किया कि ऑफिसर एकेडमी में आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हमारी मतलब प्रिपरेशन तो क्या कैसे रहा? आप 2018 के बैच पे आप ज्वाइनिंग किए थे जी। 2018 बैच में ज्वाइनिंग करने के बाद अनुराग जी फिर कैसे क्या रहा पेपर प्रिपरेशन, चूँकि आपका जो सिलेक्शन हुआ 2021 के बैच का हुआ कोस्ट गार्ड,
इस बीच इस ड्यूरेशन आपने क्या किया, क्या पेपर कैसे क्या किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी वैसे तो नॉर्मली इंसान सोचता है कि अब मैंने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन, अब मैं अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, अच्छे से पेपर की तैयारी करूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत लोगों का हो भी गया। मेरे साथ बहुत थे, उनका सिलेक्शन भी हो गया, जैसे कि अविनाश था, उसका भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेरी लाइफ थोड़ी इजी नहीं थी, मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी थी ज़्यादा। तो क्या हुआ कि 2018 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, 2019 में मैंने पेपर दिया एयरफोर्स का, और वही जो 2 पेपर था एयरफोर्स का जिसमें ज्वाइनिंग हुई, वही एक आखिरी पेपर था। उसके बाद से अभी तक एयरफोर्स में ज्वाइनिंग तो हुई नहीं, क्योंकि अग्निवीर का आ गया, उससे पहले इनरोलमेंट लिस्ट आनी थी, उसमें भी मेरा था, उसमें भी नहीं हो पाया, और उसके बाद तो फिर पेपर हुआ तो उसका रिजल्ट ही नहीं आ पाया, और फिर अभी अग्निवीर आ गया। तो उसी साइड में मेरा आखिरी पेपर था, लेकिन उसमें किसी रीज़न की वजह से रिटर्न तो क्वालिफाई होने के बावजूद फिजिकल में नहीं हो पाया। एयरफोर्स में फिजिकल में नहीं हो पाया, क्योंकि मैं क्या करता था कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं फुटबॉल का प्लेयर भी था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि 1600 मीटर्स 6.5 मिनट में तो आराम से हो ही जाएगा, उसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो आई डोंट नो द रीज़न, बट नहीं हो पाया। रनिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट पुशअप नहीं हो पाया। तो वो कह सकते हैं कि मेरा ही थोड़ा ड्रॉबैक था, ओवर कॉन्फिडेंस था। ठीक है। तो आपने सबसे पहला पेपर जो है एयरफोर्स का क्लियर किया, एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप? मेरा तो बहुत क्लियर दोनों एक्स और वाई दोनों। तो आप जो है फिजिकल, आपका फिजिकल कहाँ लगा था? मेरा फिजिकल जी कानपुर में। कानपुर में था। तो कानपुर आप वहाँ से पुशअप से आउट हुए, तो 2018 के टाइम पे फिर आपने फिर सेकंड में क्या किया? फिर उसके बाद मैंने एनडीए दिया, एनडीए भी मेरा क्लियर हुआ। उसके पहले मैंने टीएस एंट्री दी थी, टीएस मेरे परसेंटेज 12th में अच्छे थे, तो मेरा टीएस एंट्री में भी हुआ। एक मिनट आप क्लियर करिएगा, टीएस एंट्री में क्या कैसे हुआ था? टीएस एंट्री में जी मेरा इलाहाबाद में था, इलाहाबाद बोर्ड गया था, तो वहाँ पे मेरा स्क्रीन आउट ही हो गया, मतलब सब कुछ सही गया था, लेकिन हमारा जो जीडी के लिए पूरा बैच था वही वाइट वॉश हो गया था पूरा। इलाहाबाद ऐसे भी माना भी जाता है, मैं बता दे रहा हूँ कि जो सबसे टफेस्ट बोर्ड माना जाता है इंटरव्यू के लिए, एनडीए के लिए, या फिर आप जानते हैं कि जो टीएस एंट्री भी एक होती है जो पेपर इंटरव्यू कराती है, सबसे टफेस्ट बोर्ड इलाहाबाद का आई थिंक माना जाता है। हाँ, माना जाता है। लेकिन यहाँ से सिलेक्शन रेशियो भी ठीक रहते हैं, हो जाते हैं लगभग। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको या तो स्क्रीन आउट करेंगे अगर आप रिकमेंड हो गए, वहाँ पे रिकमेंडेशन वहाँ पे कम होता है, लेकिन अगर आप रिकमेंड हो गए तो आपको नंबर इतना दे देते हैं वो लोग कि आप कभी भी मेरिट आउट नहीं होंगे। तो ठीक है, तो आपने टीएस एंट्री आपका वहाँ से क्लियर नहीं हुआ, फिर आफ्टर आउट क्या हुआ? उसके बाद मैंने एनडीए भी क्लियर किया। एनडीए क्या कब था आपका? जी मेरा एनडीए 2019-20 का एक ही साथ हुआ था। मतलब ये अच्छा जब कोविड चल रहा था, तो कोविड में क्या हुआ था, जनरली एनडीए जो है एक साल में 2 पेपर कराता है। 2 पेपर कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि एनडीए फर्स्ट वन एंड फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर एक साथ कराए थे, तो आपको उसमें वैकेंसीज भी कुछ ज्यादा थी। जी वैकेंसी ज्यादा थी, डबल वैकेंसीज थी। यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं इसको। तो फिर क्या हुआ था उसमें? तो मतलब एनडीए तो मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। हाँ। फिर उसके बाद एसएसबी के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन की, ऑफिसर एकेडमी में ही मैंने प्रिपरेशन की थी एसएसबी की। आप यहीं से? जी सर। तो मुझे पता भी है, लेकिन बताना है लोगों को। जी, तो ऑफिसर एकेडमी से ही मैंने प्रिपरेशन की, और उस टाइम एसएसबी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी। 2 से 3 महीने मैंने ऑफिसर एकेडमी में दिए, अच्छे से प्रिपरेशन की, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और जहाँ तक की उम्मीद थी कि हो भी जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे एसएसबी के लिए गया, स्क्रीनिंग की तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, क्योंकि पिछले बार स्क्रीनिंग में ही मैं आउट हुआ था, तो इस बार मैंने स्क्रीनिंग की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। मतलब एसएसबी से ज़्यादा मैंने स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन। मतलब एनडीए का जब आपका पेपर निकला, तो अब की बार आपका कहाँ लगा था एसएसबी का? इस बार मेरा बेंगलोर में लगा था। तो फर्स्ट डे आपका हुआ होगा, आप गए होंगे, तो क्या नाम है इंटरव्यू में? हाँ, OIR सबसे पहले हमारा OIR होता है, दोनों पेपर होते हैं OIR के। OIR मेरी रीजनिंग अच्छी थी, तो OIR तो बहुत अच्छे से निकल गया। उसके बाद हमारी स्क्रीनिंग भी बहुत अच्छे से निकल गया। उसके बाद लास्ट में जीडी थी, तो जीडी तो मैंने जैसे ही दिया मुझे पता था कि मेरा तो क्लियर हो ही गया, क्योंकि जीडी मेरा बहुत अच्छा गया था। और ऊपर से मैंने यहाँ पे ऑफिसर एकेडमी में मैंने बहुत तैयारी की थी जीडी की। सर भी थे तो बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब डायरेक्ट किया था हमको कि जीडी में कब क्या कैसे बोलना है। तो मतलब मुझे तो क्लियर था कि मेरा तो हो ही जाना है, जीडी में कॉन्फिडेंस भी था और हो भी गया था।
देन उसके बाद हमारा जो टैट वैट मतलब जितना भी साइकोलॉजी की चीज़ थी वो अगले दिन हुई, फिर GTO हुआ, फिर उसके बाद हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ। तो उसमें मुझे सबसे बुरा मेरा उन 5 दिनों में सबसे बुरा मेरा आयो गया था। अच्छा। इंटरव्यू जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू था। क्या उसमें फॉल बैक रहा? उसमें फॉल बैक ये रहा कि मेरी बहुत बुरी आदत थी कि मैं जब इंटरव्यू देता हूँ तो मेरे पैर हिलने लगते हैं, जो नर्वसनेस में सबके हिलने लगते हैं, मुझे पता नहीं था। वो इतने ज़्यादा मैं नर्वस था उस टाइम, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नर्वस था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो जा रहा था कि मेरे पैर हिल रहे हैं। मुझे सर ने एक बार बोला भी कि सर मतलब आपके पैर हिल रहे हैं। वहाँ से उन्होंने डायरेक्शन दिया, उन्होंने डायरेक्शन भी दिया कि आपके पैर हिल रहे हैं। तो मैं उस टाइम के लिए तो बस जैसे ही मैं फिर से मैं मतलब मेरा माइंड उधर से हटा देता था कि नहीं छोड़, तो फिर उसके बाद वहाँ पे मेरे पैर हिलने लगते थे। एक यहाँ गलती हो गई, दूसरी गलती मेरी हो गई थी कमांड टास्क में। कमांड टास्क में भी मेरी गलती हो गई थी कि मैं पूरा टास्क पूरा कर तो लिया था, लेकिन जिस हिसाब से सर चाहते थे वहाँ GTO चाहते थे उस हिसाब से मैंने नहीं किया था। मतलब मैंने आंसर दिया, लेकिन जो सर चाहते थे वो वाला आंसर मैंने नहीं दिया। उनके अकॉर्डिंग चाहिए। हाँ, उनके अकॉर्डिंग चाहिए था उनको कि जो सबसे इजी चीज़ है वो तुम करो। मैं जैसे कि इंसान के पास 2 तरीके होते हैं, या तो वो कान ऐसे पकड़ ले या तो वो कान घुमा करके पकड़ ले। तो बचपन में बताया दोनों एक ही तरीके। हाँ, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मैंने ऐसे घुमा करके पकड़ा और उनको चाहिए था सीधा पकड़ना, तो उसमें मेरी गलती हो गई। फिर भी मेरे नंबर सही थे, लेकिन किस्मत कह लीजिए या फिर मेरा ही थोड़ा ये सब लूज जो पॉइंट्स लूज हुए, ये कह लीजिए कि मेरा कॉन्फिडेंस भी आउट हो गया। तो सब मिला के आपने पहले एयरफोर्स का पेपर निकाला XY का, तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर आपने दिन जाके TS एंट्री दी, TS एंट्री भी आप इलाहाबाद से आउट हो गए, उसमें भी नहीं हो पाया। फिर आप जाके क्या नाम है NDA का पेपर दिया आपने, NDA क्वालिफाइंग किया वही कोविड के टाइम पे, जो कि बहुत जो है हम लोग के लिए क्रूशियल टाइम था, क्योंकि प्रिपरेशन हर जगह बंद हो गई थी। तो हम लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन तो करवा रहे थे, लेकिन उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि जो एक इंटरेक्शन बच्चों का होता है आमने सामने बैठ के क्लासों में, जैसे आप तो रहे तो बड़ा मज़ा आता रहा। तो मैं बताता हूँ बड़े कमाल का बंदा है, तो उस तरह का नहीं हो पाया। लेकिन प्रिपरेशन फिर भी अनुराग की थी, क्योंकि इनका थोड़ा सा मेहनत भी पहले किए थे। मेरा बेस मतलब यहाँ से जैसे मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा बेस बहुत मजबूत हो गया था। जैसे आपने भी पढ़ाया और सबने भी पढ़ाया था, तो हमारा बेस तो एकदम प्रॉपर था। मुझे बस कुछ नहीं करना था, मुझे बस चीज़ों को रिवाइज करते जाना था। और यकीन मानिएगा, अगर आपने एक बार कोई भी पेपर क्लियर कर दिया, NDA कर दिया, एयरफोर्स कर दिया, तो आपका लाइन से पेपर क्लियर होता है, क्योंकि वो बेसिक्स मजबूत हो जाते हैं। बेसिक्स अगर आपने मजबूत कर लिया, सारा का सिलेबस एक ही है, वो लाइन से आपका क्लियर। तो फिर आपका इधर जाके NDA जब आपने क्लियर किया, पेपर आपका रिटर्न निकला, फिर आप जाके SSB के कॉन्फ्रेंस आउट से बाहर हुए। कॉन्फ्रेंस आउट में बताना चाहता हूँ कि कॉन्फ्रेंस आउट 5 SSB 5 दिन का इंटरव्यू कराता है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें दिन जो है कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें इंटरव्यूज तरीके से होता है, क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कैसे क्या रहा। तो उसमें अनुराग जी आउट हुए। तो फिर ये रहा आपका 2020 के टाइम पे, 2020 के टाइम पे रहा। तो ये आपकी SSB कहाँ हुई थी? ये मेरी बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में आपका नहीं हो पाया ना। तो उसके बाद मैं बता दूं कि अनुराग बहुत परेशान भी हो गए थे। फिर बोले कि मतलब जैसे एक आदमी हो जाता है इतना पेपर क्लियर करने के बाद, फिर सोचता है कि नहीं हो रहा है किस्मत पे, लेकिन होता नहीं कि आप मेहनत करते रहो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल ही जाएंगी। तो फिर आपने 2021 के में कोस्ट गार्ड दिया। कोस्ट गार्ड में क्या रहा आपका? 2021 में सबसे पहले मैंने मतलब उस टाइम NDA जब मेरा नहीं हुआ, ऊपर से आखिरी अटेम्प्ट था मेरा NDA का, 19 ईयर्स का हो गया, आखिरी अटेम्प्ट था NDA का। एक तो दोनों अटेम्प्ट एक ही टाइम पे आ गए थे, तो उसमें भी दिक्कत हुई, क्योंकि एक ही SSB मुझे मिली। अगर मैं 2 अलग अलग देता तो उसमें मुझे 2 SSB मिलती, लेकिन एक ही SSB मिली। उसके बाद फिर मेरा उसमें भी मेरा नहीं हुआ, तो बहुत दुख तो हुआ, क्योंकि अब ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी मैं गवा चुका था, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था। अब मुझे या तो 3 साल ग्रेजुएशन करता, उसके बाद मैं अप्लाई करता, तो उसमें अभी 3-4 साल का टाइम था। मतलब मैं बहुत डिप्रेशन में भी जाने वाला था। उसके बाद मैं मतलब कोस्ट गार्ड दिया मैंने, तो कोस्ट गार्ड में भी क्या हुआ था कि मेरे पेपर तो लाइन से क्लियर हो रहे थे, कोस्ट गार्ड भी मेरा आराम से क्लियर हो गया, पेपर क्लियर हुआ। फिजिकल भी मैं तब तक फिजिकली फिट हो गया था बहुत अच्छे से, फिजिकल भी मेरा क्लियर हो गया। तो फिजिकल जो कोस्ट गार्ड का अपने 2021 का फर्स्ट कोस्ट गार्ड, चूँकि कोस्ट गार्ड भी 6 महीने में एक बार का पेपर आता है, तो फर्स्ट कोस्ट गार्ड आपने 2021 के फर्स्ट में जो था शुरुआत में कोस्ट गार्ड का पेपर हुआ, पेपर आपने दिया। देन उसके बाद आपका फिजिकल कहाँ लगा?
जी हमारा फिजिकल लगा था कोस्ट गार्ड का नोएडा में। नोएडा में लगा, तो फिर वहाँ क्या हुआ फिजिकल, फिर उसके आगे थोड़ा सा बताएं। जी फिजिकल हुआ, फिजिकल में भाई रनिंग थी 1600 मीटर 7 मिनट में। बोल रहे हैं आपकी क्लियर थी, क्लियर हो थी। गई। और फिर उसके बाद फिजिकल होने के बाद फिर हमारा क्या हुआ, मेडिकल के लिए लेटर आया। मेडिकल हमारा था आईएनएस चिल्का में। उस टाइम कोविड का सीजन चल रहा था, कोविड पूरा चल रहा था, इसलिए हमारा क्या हुआ कि 14 दिन का पहले क्वारंटाइन हुआ। 14 दिन वहाँ पे क्वारंटाइन लिया कोविड का टाइम तो उसमें आईएनएस चिल्का के बेस के अंदर 14 दिन पहले हमने क्वारंटाइन किया। और फिर उसके बाद बड़ा क्रूशियल टाइम रहा होगा ना, बहुत क्रूशियल टाइम था, बहुत हमने मस्ती की वहाँ। तो आप सारे बच्चों को क्वारंटाइन वगैरह किए होंगे ना, सबको क्वारंटाइन किया वो था। एक 14 दिन का तो चल ही रहा था कि कोई कहीं से आ रहा है। यस तो 14 दिन आप वहाँ रुके, फिर वहाँ से जाके आपको 14 दिन रुकने के बाद फिर फिजिकल एकेडमी में आपको बुलाया फिर गया। वहाँ पे हमको मेडिकल हुआ। अच्छा मेडिकल हुआ जी ठीक है। तो वहाँ पे 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल में मैं आउट हो गया। अच्छा मेडिकल ही फिर क्या होता है? हाइपरलेक्सिटी सिंड्रोम होता है। उसमें क्या होता है कि बॉडी ज़्यादा अगर फ्लेक्सिबल होती है, वैसे मेरी है नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे मतलब मैं आउट हो गया था मेडिकल में। हालांकि वहाँ से फिर अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हो गया। मतलब कोस्ट गार्ड के पहले जो 2021 का पहला जो था बैच, उसमें भी आपका नहीं। देखिए ये होता है कि इन्होंने सबसे पहले क्या नाम है 2018 में आपका एयरफोर्स क्लियर हुआ, XY बोथ इनका क्लियर हुआ। फिर इन्होंने TS एंट्री वहाँ से भी ये बाहर हुए, इलाहाबाद बोर्ड से बाहर हुए। फिर इन्होंने क्या नाम है NDA निकाला, रिटर्न NDA का निकालना जो UPSC कंडक्ट कराता है, अपने आप में एक जो है मजबूत चीज़ें होती हैं, इन्होंने ये क्लियर किया। रिटर्न निकालने के बाद देन इन्होंने बेंगलुरु में आपका जैसा मैं सही तो 5 दिन इन्होंने SSB किया। SSB करने के बाद इनका 5वें दिन, जैसे जनरली लोग जो है क्या नाम है पहले स्क्रीन आउट हो जाते हैं, पहले दिन हो जाते हैं ना। हाँ तो जो आप TS एंट्री के वास्ते, लेकिन इनका जो है 2020 वाले में था NDA का, 2020 के NDA में इन्होंने निकाला। तो रिटर्न निकालने के बाद 5 दिन ये रुके वहाँ SSB में बेंगलुरु, है ना। तो 5वें दिन ये कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। जो इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यूज वगैरह क्वेश्चंस पूछते हैं सारा प्रक्रिया होने के बाद, तो वहाँ से फिर बाहर हुए। फिर देन 2021 में जाके इन्होंने कोस्ट गार्ड फर्स्ट का पेपर भरा, फिर ये क्लियर किए। फिर क्लियर करने के बाद इनकी आप किस्मत देखिए कि ये फिर ये फिजिकल में आउट हो गए। फिजिकली आउट मेडिकली आउट हो गए। मेडिकली आउट ये हो गए कि इनको बताया गया कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और जनरली फ्लेक्सिबल बॉडी तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन पता नहीं क्या रीजन रहा होगा। मतलब मैं वहाँ से जैसे ही मैं मेडिकल आउट हुआ, मेरा रीमेडिकल था वापस से विशाखापट्टनम में। तो मतलब मैं यहाँ पे आया लखनऊ में, मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से यहाँ पे दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि ये कोई मतलब सिंड्रोम नहीं है, मतलब ये सही है, मतलब मुझे वो सिंड्रोम था भी। लेकिन मैं विशाखापट्टनम गया रीमेडिकल में, वहाँ भी अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हो गया। फिर वहाँ से मेरा मतलब डिफेंस में मेरा जाने का जो एम्बिशन था वो मुझे टूटता हुआ दिख रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि इंसान सब कुछ कर ले, SSB भी मैं 3 साल बाद कर लेता, लेकिन अगर मैं वहाँ पे भी आउट हो जाता मेडिकल में, तो वहाँ भी मेडिकल होता है, वहाँ भी अगर मैं मेडिकली आउट हो जाता, तो मैंने अब सोचा कि ये अब लाइन थोड़ी मेरे लिए बनी नहीं है। मैं जाना जरूर चाहता हूँ लेकिन मेरे लिए है नहीं है। तो फिर मैं अलग से इंजीनियरिंग भी कर रहा था साइड में। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर था। तो मतलब मेरा कॉलेज बहुत अच्छा था, मतलब यूपी का सबसे जाना माना कॉलेज है। तो वहाँ जी तो वहाँ से मैं डिप्लोमा भी कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो मैंने सोचा कि फिर मैं इंजीनियरिंग पे फोकस करता हूँ, वहाँ भी अच्छी खासी कंपनियाँ आती हैं प्लेसमेंट के लिए, अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। तो मैंने सोचा कि फिर प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं। लेकिन वो है ना कि जब एक बार सपना टूटने लगता है तो बुरा लगता है। जो इंस्पिरेशन आपने जिस इंस्पिरेशन के साथ आपने शुरुआत की थी उसको आप वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये होता है कि चलो ठीक है जो हाथ में आ रहा है उसी को दिया जाए। तो फिर आप देन बताएं वो जर्नी जो आपने पेपर क्लियर किया, जो आप फिर हमारे साथ बैठे हैं और हम आपके साथ आपकी जर्नी शेयर कर पा रहे हैं कि पेपर कैसे क्लियर हुआ और फाइनली सिलेक्शन आपका कैसे हुआ, ये बताएं आप। जी सर, उसके बाद क्या हुआ कि एयरफोर्स नेवी की वैकेंसी ऐसे ही बंद हो रखी चलने लगा। एयरफोर्स का क्योंकि 2019 में भी मैंने पेपर दिया था, उसका एनरोलमेंट फंसा हुआ था। फिर 2021 में भी मैंने पेपर दिया था, उसका रिजल्ट फंसा हुआ था। तो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। एयरफोर्स की वैकेंसी बंद हो रखी है, नेवी की वैकेंसी बंद हो रखी है, और कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई लेकिन उसमें मेडिकल आउट हो गया, NDA के लिए ओवर एज हो गया हूँ। तो फिर मैं यहीं इसके प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था। SSC GD का भी आया था, तो उसमें भी मेरा पेपर क्लियर हो गया था और फिजिकल भी क्लियर हो गया था।
तो लेकिन SSC GD में मुझे जाने का मन नहीं था, उसमें हो भी गया तो मैं गया नहीं SSC GD में। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे दिमाग में था कि अब मैं सीधा प्लेसमेंट लेकर के प्राइवेट जॉब ही करता हूँ, उसमें ज़्यादा वेलफेयर है मेरा। तो फिर उसके बाद मेरा क्या हुआ कि फिर से एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी, कोस्ट गार्ड का फॉर्म आया, तो मुझे फिर से 2021 के सेकंड में कोस्ट गार्ड का फॉर्म आया, तो फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी कि मैं इस बार थोड़ा सा कर लेता हूँ फिर से प्रिपरेशन। तो फिर से मैंने ऑफिसर एकेडमी में जाना शुरू किया, फिर से प्रिपरेशन करना शुरू किया। फिर से यहाँ पे मुझे अच्छा डायरेक्शन मिला, फिर से मैंने क्या किया, पेपर क्वालिफाई किया। पेपर आपका पेपर 2021 के सेकंड में ना? Yes, तो सेकंड में पेपर हुआ, सेकंड में पेपर होने के बाद फिर आपका क्या नाम है, फिजिकल के लिए बुलाया गया। Yes. फिजिकल आपकी बार कहाँ बुलाया गया आपको? सर इस बार फिजिकल के लिए मुझे बुलाया गया था विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम Yes. में। तो फिजिकल आपका उधर आपकी बार पूरा क्लियर हो गया। तो मेडिकल में जो पिछली बार मेडिकल का सिस्टम था, तो मेडिकल में क्या हुआ था कि आप कोस्ट गार्ड के मेडिकल से एक बार बाहर हो चुके थे। Yes, sir. फिर सेकंड बार आपकी बार मेडिकल में जो चीज़ें बताया गया था, आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल उस चीज़ पे आपने वर्कआउट किया, क्या कैसे आपकी बार जो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ क्या नहीं, कैसे उस चीज़ पे मैंने वर्कआउट किया था, जैसे कि मैंने जिम करना ज़्यादा शुरू कर दिया था। अच्छा। और मतलब बहुत अच्छे से मतलब बॉडी वॉडी मेंटेन की थी मैंने, बहुत अच्छे से जिम किया था और मतलब मजबूत बनाया था बॉडी को। तो फिर वहाँ पे भी हुआ मेडिकल, और वहाँ पे मेडिकल मेरा क्लियर हो गया, और फिर उसके बाद वहीं पे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी मेरी तुरंत। तो मतलब फाइनली आपका 2021 के सेकंड में जो कोस्ट गार्ड का पेपर हुआ आपका, उसमें पेपर भी आपने रिटर्न क्लियर किया, रिटर्न आफ्टर आउट आपने मेडिकल दिया, मेडिकल हो गया ना? पहले आप फिजिकल दिए होंगे, फिजिकल हुआ, मेडिकल जो आपका पहले जो फ्लेक्सिबल वाला था वो सही हो गया। यस। तो फिर आपकी बेसिक ट्रेनिंग आपको कहाँ, विशाखापट्टनम? सर बेसिक ट्रेनिंग मेरी INS चिल्का में। INS चिल्का। तो पहले जो बेसिक ट्रेनिंग इनकी हुई INS चिल्का में, तो वो कितने मंथ की? 4 मंथ की ट्रेनिंग। 4 मंथ की ट्रेनिंग। तो कैसा रहा ट्रेनिंग का, थोड़ा सा वो बताएं, क्योंकि ट्रेनिंग बच्चों तो- को बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि चीज़ें कैसी वहाँ होती हैं, तो थोड़ा सा बताएं क्या है। ये ट्रेनिंग तो अब आप अगर डिफेंस में जा रहे हैं तो डिफेंस की लाइफ वैसे भी इजी नहीं होती है। हम वहाँ पे गए तो सबसे पहले वहाँ पे लेफ्टिनेंट थे हमारे, डिप कमांडर थे, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि आपकी ट्रेनिंग, आपकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली है पूरी ट्रेनिंग भर में। तो आपकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली है, लेकिन आपके फैमिली की लाइफ बहुत इजी होने वाली है। वहाँ पे सबसे पहले हमको ये बोला गया, तो हमको भी अच्छा लगा कि जो हमारे लिए इतने दिनों से जी रहे थे उनके लिए अब हम जिएंगे, उनके लिए अब हमारा कुछ करने का टाइम क्योंकि आया। अपने आप में ये एक एज अ सोल्जर आपको कंट्री को सर्व करना, Yes. ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ तो होती है ना। हाँ, तो वहाँ पे सबसे पहले हमको ये बता दिया गया था कि ना तो ट्रेनिंग इजी होने वाली है, ना तो आगे की जॉब इजी होने वाली है। आप जॉब नहीं करने वाले हैं, आप सर्विस करने वाले हैं। डिफेंस इज ए सर्विस। आपको 24/7 आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको बुलाया जा सकता है, आपको काम करना पड़ सकता है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जॉब, इजी से इजी जॉब, सब कुछ। आप अपने दोस्तों को देखेंगे कि 8 आवर जॉब करके वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सर्व करना है कंट्री के लिए। तो दिस इज़ ए वेरी एडवेंचरस थिंग, और एज ए एम्बिशियस पर्सन मुझे पता था ये चीज़ कि ये चीज़ें होने वाली है। तो मुझे ट्रेनिंग में खासी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर होकर के आया था। लेकिन वहाँ पे कई लोग थे जिनको बहुत दिक्कतें हुई ये सब, क्योंकि वहाँ पे अगर आप एम्बिशियस नहीं हो उस चीज़ के लिए, आप अगर इंस्पायर्ड नहीं है, और आपको अगर रात के 12 बजे सोने के लिए बोला जा रहा है और सुबह 3 बजे जगा करके, और उसके बाद रगड़ा चल रहा है, अच्छे से फिजिकल वर्कआउट चल रहा है, तो आप उतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो क्या होता है उसमें कुछ बच्चे होते हैं जिनका रिटर्न अच्छा होता है, लेकिन वो फिजिकली, लेकिन आपको एज अ सोल्जर इस तरह से पकड़ा जाता है। मैं बता दूं कि थोड़ा सा इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी जो कंट्री, हमारे जो देश का जो एक रूल है कि हमारे सोल्जर्स या फिर आर्म फोर्सेस में ऐसे पकड़े जाते हैं जो आप पढ़ाई में एवरेज हो, आपका फिजिकल एवरेज हो, आपका मेंटली आप एवरेज हो, आपकी SRT एवरेज हो, आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आप अच्छे से कर पाते हो। तो ये सब मिला के आपको, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं तो आप IIT वगैरह तमाम और जो एरियाज हैं आप वहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है कंट्री को सर्व करना चाहते हैं एज अ सोल्जर के रूप में, तो आपको हर चीज़ में आपका जितना अच्छा आपका रिटर्न है, जितने अच्छे आप पढ़ाई में हो, आप उतने उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा फिजिकल में रहना होगा, क्योंकि फिजिकल एक बहुत बड़ा हमारे सोल्जर के लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती है ना। बोला जाता है सर, कहा जाता है कि INS चिल्का इज अ हेल्प। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे रगड़ा जाता है तो वो जैसे मैंने बताया कि सबसे टफेस्ट बोर्ड अगर इंटरव्यू माना जाता है इंडिया के इंटरव्यू में, तो इलाहाबाद माना जाता है।
और चिल्का उसमें क्या नाम है ट्रेनिंग के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है ना। Yes, sir. सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे टफ होती है, इतना ज़्यादा होता है कि कई लड़के वहाँ पे थे वो उन्होंने ट्रेनिंग भी छोड़ करके चले गए। जो एम्बिशियस नहीं है, जो सिर्फ ये फैसिलिटी सोच करके आया है, तो वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाते वहाँ पे। ठीक है, ठीक। तो आपने क्या नाम है वहाँ ट्रेनिंग लगभग 3-3.5 महीने कितना 16 वीक की हमारी लगभग उतना आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। तो ट्रेनिंग के दौरान जैसे बच्चों को जानना ये होता है कि क्या कैसे कोस्टल एरिया, जैसे हम लोग इधर अभी यहाँ रह रहे हैं लखनऊ में, यहाँ के एनवायरनमेंट यहाँ का थोड़ा सा अलग होता है, कोस्टल एरिया का थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा समुद्र पानी ये सब जानने का बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। सर सबसे बड़ी बात तो है ट्रेनिंग पे कि सबसे पहले आपको स्विमिंग पास करनी ही होती है। स्विमिंग करनी होती है क्योंकि आपको समुद्र में ही रहना है, तो स्विमिंग तो सबसे पहले आनी चाहिए। बात करेंगे अगर कोस्टल लाइन की, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी होती है तो उससे पसीना वसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो हमको हमेशा हाइड्रेटेड रहना पड़ता था। मतलब इतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना पड़ता था कि हमेशा अपने साथ एक बॉटल कैरी करना रहता था पानी का। अगर नहीं करेंगे आप तब भी उसके लिए पनिशमेंट मिलती थी, तो वो इतना सीरियस मैटर था वहाँ पे। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती थी और ऊपर से हाइजीन बहुत ज़्यादा, हमारे नेवी में वैसे भी हाइजीन बहुत ज़्यादा, कोस्ट गार्ड नेवी में हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो वहाँ पे हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता था। मतलब सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम नहा रहे हैं हम लोग, ऐसा था। और बाकी वहाँ कोस्ट गार्ड का तो अभी काम भी बहुत, हर जगह आप देखते होंगे कि कहीं वो ड्रग्स पकड़ रही है, कहीं पे लाइफ सेव कर रही है, कहीं पे फिशरमैन डूब रहे हैं तो उनको बचा रही है। तो कोस्ट गार्ड का काम तो अब बहुत डे पर डे बढ़ता ही जा रहा है। जब कोस्ट गार्ड बनी थी 1 फरवरी 1978 में, तो कोस्ट गार्ड के पास सिर्फ 4 बोटें थी। आज कोस्ट गार्ड के पास 150 से ज़्यादा शिप है और टाइम के साथ वो बढ़ता जाता है क्योंकि काम बढ़ता जा रहा है। अब नेवी को फुर्सत नहीं है, वो अपने वॉरशिप्स पे बिजी रहती है वो। तो अब जो फिशरमैन है या फिर जो स्मगलिंग चीज़ें हो रही हैं उन सबको बचाने का काम कोस्ट गार्ड ही करती है। जैसे कि अभी हाल ही में 350 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, वहाँ पाकिस्तान से आ रहे थे। हाँ, तो कोस्ट गार्ड स्मगलिंग, तो वहाँ पे कोस्ट गार्ड ने पकड़ा था। तो ऐसे ही चीज़ें वो बढ़ती जा रही हैं और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी होता जा रहा है। तो फिर जैसे एक होता है कि मतलब जहाज वगैरह पे, जैसे पानी वाली जहाज़ों पे, तो उस पर अभी आपका थोड़ा सा वर्कआउट या फिर ट्रेनिंग वगैरह हुई कि अभी बाद में होगी? जी सर, अभी होने वाली है हमारी शिप ट्रेनिंग ओखा में होने वाली है। अच्छा, तो फिर ओखा में शिप की भी लाइफ इजी नहीं होती है, शिप की भी लाइफ बहुत हार्ड होती है। सोल्जर तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं, तो सोल्जर का कोई भी काम इजी नहीं होता है ना। तो एक लाइन में भी कहना चाहता हूँ उनके लिए कि हम लोग वेतन के लिए काम करते हैं, हमारे उनमें काम में एक ही का है अंतर है कि ये वतन के लिए काम करते हैं। तो अनुराग जी, आप थोड़ा सा, ये आपकी ड्यूरेशन रहा, ये मैं थोड़ा सा इनके फैमिली बैकग्राउंड से भी परिचित हूँ। ये अकेले हैं, अकेले का मतलब ये है कि इनका परिवार का भी बड़ा प्रेशर रहता है। तो इन्होंने, आपने जैसे देखा बताया, इन्होंने एयरफोर्स क्लियर किए, एयरफोर्स XY बोथ क्लियर किए, उसके बाद इन्होंने TS एंट्री क्लियर किया, वहाँ नहीं हो पाया, फिर इन्होंने NDA क्लियर किया, रिटर्न में 5 दिन रहे, फिर लास्ट दिन आउट हुए। 2021 के फर्स्ट में कोस्ट गार्ड इन्होंने निकाला, कोस्ट गार्ड का फर्स्ट पेपर निकाला, और कोस्ट गार्ड के फर्स्ट पेपर के निकालने के बाद फिर वहाँ से आप फिजिकल आउट हो गए। कोस्ट गार्ड 2021 के सेकंड में इन्होंने कोस्ट गार्ड निकाला, जो कि फाइनली सिलेक्शन आपके साथ ये हमारे साथ ये जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये बताएं, तो आपकी रही फिजिकल वगैरह, थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बताएं कि कैसा आपने पढ़ाई किया, कैसी चीज़ें आपके साथ रही, क्या पढ़ाई के आपको अभी ने बताया कि आपको जो है SSB में डिफिकल्टीज आई है ना, फिजिकल आपके डिफिकल्टीज आई, अपने मेडिकलिस्ट में डिफिकल्टीज आई, आप पढ़ाई के टाइम में बताएं कैसे आपने पढ़ाई किया, जो कि आपने इतने पेपर निकाल दिए, हमें लगता है वो 4-5 पेपर आपने कम से कम निकाले है ना, और ज़्यादा ही निकाला आपने। तो ये पढ़ाई के टाइम आप शुरुआत कैसे किए, क्या कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता था या फिर कौन सा आपको डिफिकल्ट आता था उस सब्जेक्ट को? जैसे बच्चों का होता है कि मैथ्स बहुत टफ लगने लगती है, फिजिक्स टफ लगने लगती है, तो आप बताएंगे कैसे, क्या किस पे वर्कआउट आपका, क्या कहाँ मजबूत रहा, कहाँ से जो है कैसे क्या रहा? जी सर, सबसे पहले जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो था मैथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट था, और उसके ऊपर से भी आपने जब से पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था उसमें, क्योंकि हम 12th में पढ़ रहे थे तो मेथड से पढ़ रहे थे, लेकिन सर ने जो शॉर्टकट्स बताए वो मुझे नहीं लगता कि यूपी के या फिर पूरे ऑल इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में सर आपके शॉर्टकट्स चलते होंगे, इतने अच्छे आपने शॉर्टकट्स बताए थे। तो सबसे पहले तो मैंने मैथ सबसे स्ट्रॉन्ग था मेरा। जो सबसे वीक पार्ट था वो सबका ही होता है जनरली, जो भी डिफेंस में प्रिपरेशन करता है वो सबसे वीक होता है वो फिजिक्स। आजकल के पेपर्स में तो खैर फिजिक्स बहुत इजी हो गया है,
लेकिन सर आप भी जानते हैं कि फिजिक्स तब के टाइम में कितना एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बच्चों का अभी भी जो हमारे बैचेस के बच्चे हैं वो भी बार बार पूछते रहते हैं सर जो फिजिक्स में क्या किया जाए, क्योंकि फिजिक्स में आप देखें एक वाइडनेस, चूँकि थ्योरी होता है, तमाम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो बड़ा वाइडनेस पार्ट है। आप बताएं कि फिजिक्स को आपने टैकल कैसे किया। मैं बता रहा हूँ कि ये आपकी समस्या नहीं है द्वारा, ये समस्या लगभग 30 से 40% बच्चों में रहती है सर, मैथ्स किसी तरह हो जा रहा है और इंग्लिश भी किसी तरह हो पा रहा है। जैसे आप तो सीबीएसई बैकग्राउंड थे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही मायने नहीं थी, तो फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं कैसे आपने प्रिपरेशन की, क्योंकि हमारे बच्चे भी थोड़ा सा इसके बारे में पूछते रहते हैं कि फिजिक्स का कैसे क्या किया। सर तो फिजिक्स जैसे कि मैंने बताया कि सबसे जो हार्ड पार्ट है पूरे एनडीए में तो खैर बहुत कम ही फिजिक्स आती है, वो हो भी जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि थ्योरेटिकल फिजिक्स आती है, लेकिन जो थ्योरी भी आती है एनडीए के पेपर्स में वो भी ऐसे घुमा फिरा करके होता है कि आप अगर 12th पास करके आए तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12th में क्या होता है कि हम डेरिवेशन कर करके हमने पूरा 12th में आप 90% 95% आप न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करके आप ले आ सकते हैं। लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, आप चाहे एयरफोर्स दे दो, चाहे नेवी दे दो, चाहे एनडीए दे दो, चाहे कोस्ट गार्ड दे दो, सबसे हार्ड तो फिजिक्स आती है कोस्ट गार्ड में। लेकिन आप इन चारों में अगर देखेंगे तो सबसे हार्ड होती है फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है कि मैंने ऐसे टैकल किया था, मेरा सबसे वीक पार्ट था भाई, तो अगर मैं सुबह से शाम तक अगर मैं 5-6 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो उसमें 5-6 घंटे में से भी मैं 4 घंटे फिजिक्स ही पढ़ता था। मैंने सबसे पहले यहाँ पे कोचिंग में क्लासेस लेता था, उसके बाद मैं खुद से भी पढ़ता था, कई बुक्स मैंने लगाई, जैसे मैंने पूरी लूसेंट ख़त्म कर दी फिजिक्स की। फिर मैंने जो 12th की मेरी किताबें थी, 11th-12th की किताबें थी, वो मैंने ख़त्म की एनसीईआरटी, और फिर उसके बाद मैंने अरिहंत ख़त्म की। मतलब उस टाइम पे ज़्यादा एनडीए की फिजिक्स की अलग से कोई बुक भी नहीं आती थी, तो मुझे जो जो बुक मिलती थी मैं वो ख़त्म करते जाता था। पाथफाइंडर किसी दिन ख़त्म कर दिया, मतलब उस टाइम पे मैंने इतना फिजिक्स रट लिया था, मतलब पूरे फिजिक्स मेरे को रट गई थी 5-6 मंथ में, कि उसके बाद मेरे फिजिक्स में एक नंबर भी गलत नहीं होते थे। अगर एनडीए में फिजिक्स के 25 क्वेश्चन है तो 25 के 25 सही होने लगे थे उसके बाद। और वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे टीचर्स का सपोर्ट मिला था, ऊपर से बुक्स मैंने इतनी सारी लगा रखी थी कि कोई क्वेश्चन ऐसा लगता ही नहीं था कि ये बाहर से आया। जैसे ये होता है कि हम लोग जनरली बता पाते हैं मैथ्स में आप ये लगाओ, तो आप इन सब के कंक्लूजन के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिजिक्स की बुक है जो हमारे बच्चों की, चूँकि हमारे टीचर को भी रिकमेंड टीचर भी करते हैं तो वहाँ से जनरल क्वेश्चन बच जाते हैं। हमारी जो एकेडमी का भी हम लोग खुद से नोट्स देते हैं, तो लगभग क्वेश्चन एकेडमी का जो नोट्स था उसके बारे में बताएं थोड़ा सा, क्या कैसे रहा। सर एकेडमी के नोट्स तो एक क्लासरूम वाला नोट्स था, ऊपर से एक जो हमको शीट मिलती थी डेली ऑर्डर में कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। दोनों शीटें मैं जितनी भी शीटें मुझे रोज मिलती थी मैं उसको एक फाइल में लगाते जाता था, बाद में रिवाइज भी करता था, तो वो बहुत बेनिफिशियल होती थी हमारे लिए। ऊपर से हमारे जो फिजिक्स के सर थे यहाँ कोचिंग में वो बहुत मतलब हेल्पफुल थे, तो मेरा कभी भी कोई भी क्वेश्चन फंसता था तो मैं सीधा उसकी फ़ोटो खींच करके सर के पास देता था, सर आंसर मेरे को बता देते थे उसी टाइम। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इस कोचिंग में यही एक ऐसी कोचिंग है जहाँ पे 24/7 आपको सर्विसेज अवेलेबल मिलती है, जो कि मुझे मिली। डाउट सॉल्वर भी हमारे यहाँ, यस सर, डाउट भी सॉल्व होते रहते हैं। आप कहीं भी रहें, किसी भी कोने में रहें, आप एक बार फोटो दीजिए आपको आंसर मिल जाता है। फिर और इंग्लिश का प्रिपरेशन आपने कैसे किया, क्योंकि आप तो सीबीएसई बैकग्राउंड से तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा आपके लिए इशू नहीं था, लेकिन जो यूपी बैकग्राउंड से, जो क्या नाम है, जो यूपी बोर्ड से होते हैं, सॉरी जो यूपी बोर्ड से होते हैं, उनके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सर मैं फिजिक्स मान लेते हैं अच्छा कर पा रहे हैं, मैथ्स अच्छा कर पा रहे हैं। जनरली जो यूपी बोर्ड के होते हैं वो उनकी मैथ्स तो जनरली अच्छी होती है ना, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में उनका बड़ा हाथ जो है होता है। तो कैसे इंग्लिश को आपने कैसे क्या किया, इंग्लिश के बारे में बताएं थोड़ा। सर इंग्लिश में सबसे मेन पार्ट है जो है हमारा ग्रामर। सबसे मेन पार्ट यही है ग्रामर। अगर आप ग्रामर अच्छी कर रहे हैं, आप प्रीपोजिशन अच्छी कर रहे हैं, या फिर आप एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छी कर रहे हैं, तो ये सब में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम पेपर डिफेंस का दे रहे हैं उसमें हर क्वेश्चन, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक टॉपिक भी कर लिया तो उससे आपने पूरा पेपर क्लियर कर दिया। तो आपको सब कुछ अच्छा करना होता है। सबसे इजी पार्ट होता है उसमें पैराग्राफ। अगर आपने पैराग्राफ अगर अच्छे से किया, फ्री के नंबर होता है। अगर आपने मान लीजिए आपका अगर एनडीए में 50 नंबर का आ रहा है, तो उसमें से अगर 10 नंबर का पैराग्राफ आ गया, मतलब 10 आपके पक्के हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, उसके लिए तो हजारों वर्ड्स हैं।
आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं तो याद करता था तो मैं सफिक्स वाले वर्ड ज़्यादा याद करता था और वो मिल भी जाते थे। जैसे पेसिमिस्ट हो गया तो उसमें सफिक्स अलग कर देते थे, वर्ड अलग कर देते थे, तो उसका मीनिंग मुझे अच्छे से आ जाता था। तो यही सब चीज़ें हैं। इंग्लिश आपका ये है कि इंग्लिश में थोड़ा सा किस्मत भी होती है। अगर आपके सिनोनिम एंटोनिम पढ़े हुए आ गए तो आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना जरूर पड़ेगा। मतलब आज आप 1000 वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको पेपर में 10 वर्ड मिल भी जाएंगे, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्योंकि मेरे साथ में जब मैं प्रिपरेशन करता था तो साथ में कई लड़के थे, वो बोलते थे कि क्या पढ़ूं यार, वैसे भी 20 वर्ड आने हैं उसमें से फंसते हैं नहीं, तो मैं क्यों ही पढ़ूं। तो मतलब ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है, आपको पढ़ना है, आए ना आए रेगुलरिटी में कुछ ना कुछ पढ़ना है, रेगुलरिटी में कुछ ना कुछ पढ़ना है थोड़ा सा। अब अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है, जो बच्चे बताते हैं, हमारे यहाँ टीचर भी रिकमेंड करते हैं, आप अगर इंग्लिश को अच्छी कर रहे हैं तो रीडिंग स्किल थोड़ा सा अच्छी करें। तो न्यूज़पेपर हो गया या फिर कोई कॉमिक्स वगैरह हो गया, तो थोड़ा सा इंग्लिश अगर आप रीडिंग भी कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो रीडिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो ग्रामर पे और ग्रामर को थोड़ा सा पढ़ के अच्छा किया जा सकता है। अच्छा, तो आपका मैथ्स तो आप बोल रहे हैं, तो बाकी मैथ्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, मैंने कैसे पढ़ाया था, जानने में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। सर आपने तो एकदम, मतलब मुझे अगर मैथ 1% आती थी तो आपने मुझे हार्डली लग रहा है कि 2 से 3 महीने में मुझे आपने 1 से 100 पे पहुंचा दिया था। क्योंकि आपके जो सर शॉर्टकट्स थे, सबसे मेन चीज़ आपका तरीका था, आप पहले लॉन्ग कट से बताते थे, उसी चीज़ को आप बाद में शॉर्टकट से बताते थे, तो हमको भी फील होता था कि हाँ ऐसा कुछ हमने आज सीखा है जिससे क्वेश्चन जो 5 मिनट में हो रहा था वो 1 सेकेंड में हो जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी, मुझे आज भी याद है। और आपके जो शॉर्टकट्स बताते थे वो तब तो याद, जनरली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि इंसान शॉर्टकट अभी तो सीख लेगा, लेकिन 5 मिनट बाद वो वही शॉर्टकट भूल जाता है। लेकिन आपके द्वारा जो शॉर्टकट बताए जाते थे वो अभी तक मैं ट्रेनिंग करके आ गया, इतने साल हो गए, लेकिन मुझे शॉर्टकट सारे याद। उसमें एक चीज़ ये भी था कि आप, जो मैं बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस भी बहुत करते थे, क्लास में भी आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह में आपका भी अच्छा था। तो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कितना कुछ पढ़ा दिया जाए, जनरली अगर आप रेगुलर जितना पढ़ाया जाए उतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस जो चीज़ पढ़ाएगा उसको रिवीजन कर रहे हैं, तो आसान होता है। ऐसा कुछ होता नहीं जो मैथ लोगों को टफ लगता है, तो मैथ वास्तव में टफ होता नहीं। और मैथ अगर टफ आपको लग रही है, इसका मतलब आपका टीचर आपको पढ़ा नहीं पा रहा। मैथ तो ऐसा कुछ है नहीं। मैथ तो कभी मेरा इशू रहा ही नहीं। मतलब एनडीए में भी अगर 120 क्वेश्चन होते थे तो मेरे 102 103 क्वेश्चन सही होते थे। तो अनुराग जी, आप हमारे साथ ये जर्नी शेयर की, इसके लिए मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए। और आप हमारे देश के सोल्जर हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। आप फ्यूचर में और अच्छा करें। आप जहाँ भी हैं, आप अभी आपका एज अ सोल्जर रैंक पे हुआ है, आप आगे इसमें जो है क्या नाम है, पोस्ट आगे ऑफिसर रैंक की वो चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ से जाके अच्छा करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ मिले और आपके बेहतर फ्यूचर की कामना करते हैं। थैंक यू।